हेलो 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 हेलो। वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सूरज, विजय, नितेश, रावत, क्या हाल चाल है भाई सभी के? आई होप कि सभी बच्चे मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। अगर माहौल बिल्कुल एकदम बढ़िया चल रहा है तो मुझे कमेंट करके बताएंगे कि क्या आज का रंगारंग कार्यक्रम शुरू कर दिया जाए। हम्म। सचिन, विकास, अंकिता। तो कल की क्लास में बेटा हमने क्या किया था लास्ट में? मोमेंटम कंजर्वेशन से हम क्वेश्चन कर रहे थे ना कल। ठीक। तो हमने उसमें आपको बताया था कि अगर कोई गोली जो है वो कुछ वेलोसिटी से आगे की तरफ को जाए तो बंदूक कितनी वेलोसिटी से पीछे की तरफ जाएगी। तो हमने यहाँ पे क्या किया था हमने कि बिफोर फायरिंग जितना मोमेंटम होगा आफ्टर फायरिंग भी उतना ही मोमेंटम होगा, है ना? तो बेटा बिफोर फायरिंग क्या हो रहा था? बुलेट का मोमेंटम भी जीरो था और गन का मोमेंटम भी जीरो था। तो आफ्टर फायरिंग हम क्या कर रहे थे? बुलेट का मास इंटू बुलेट की वेलोसिटी और गन का मास इंटू गन की वेलोसिटी। तो अगर बिफोर फायरिंग टोटल मोमेंटम अगर बेटा जीरो है तो आफ्टर फायरिंग भी टोटल मोमेंटम जीरो ही होना चाहिए। वो हो कैसे रहा था कि इसका मोमेंटम जितना प्लस में आ रहा था तो बेटा इसका माइनस में आ रहा था, तो वो फाइनली इसलिए जीरो हो जाएगा वो भी, है ना? कल की पीडीएफ सेंड नहीं हुई है, कोई नहीं हो जाएगी। अब ये समझो, हमने जब कल गन वाला क्वेश्चन पढ़ रहे थे तो इसमें ये कंफ्यूजन मत रहे ना कि सर ठीक है जब तक फायरिंग नहीं हुई तो बुलेट का मोमेंटम भी जीरो और गन का भी जीरो, तो बिफोर फायरिंग तो टोटल मोमेंटम जीरो है। लेकिन जब फायरिंग हो जाएगी तो गोली कुछ वेलोसिटी से भागेगी, बंदूक भी कुछ वेलोसिटी से भागेगी, आफ्टर फायरिंग तो कुछ मोमेंटम है, जबकि बिफोर फायरिंग तो जीरो था, आफ्टर फायरिंग तो कुछ है। तो ये तो मोमेंटम कंजर्वेशन नहीं हुआ, मोमेंटम कंजर्वेशन हुआ भाई, क्योंकि बिफोर फायरिंग ठीक है टोटल मोमेंटम जीरो है भाई, ना बुलेट चल रही ना गन चल रही। आफ्टर फायरिंग हो क्या रहा है कि बुलेट के पास भी मोमेंटम है और गन के पास भी है, पर गोली जा रही है आगे, बंदूक जा रही है पीछे। तो वहां पे होता क्या है कि जितना मोमेंटम पॉजिटिव होता है किसका? बुलेट का, वो इसका बेटा निगेटिव आया था ना, वेलोसिटी निगेटिव आई थी, तो उतना ही निगेटिव होता है गन का। इसलिए वहां पे भी वो ओवरऑल दोनों का सम जीरो ही बनता है। इसलिए हमने क्या किया था कि बुलेट का मोमेंटम और गन के मोमेंटम का जो सम है वो जीरो के बराबर इसलिए रख रहे थे हम, क्योंकि इसका मोमेंटम अगर पॉजिटिव आएगा तो इसका आएगा नेगेटिव, तो जितना इसका पॉजिटिव होता है उसका इतना नेगेटिव होता है, तो ओवरऑल वो जीरो ही बनता है। तो क्लास शुरू होने से पहले जो एक बच्चे का डाउट था किसी का, ये मैंने आपको बता दिया है। अगर आपको अभी भी क्लियर नहीं हुआ है तो मैं अभी एक दो क्वेश्चन आएंगे, उनसे आपको और क्लियरिटी आ जाएगी, ठीक है? चलो पहला में काम करते हैं, आज का सबसे बढ़िया क्वेश्चन करते हैं ये। इसने कहा ए बॉम्ब एट रेस्ट एक्सप्लोडेड इनटू ए लार्ज नंबर ऑफ टाइनी फ्रेगमेंट्स। बेटा आराम पर एक बम बड़ी संख्या में छोटे टुकड़ों में फट गया तो कह रहा था टोटल मोमेंटम ऑल द फ्रेगमेंट्स, सभी अंशों का कुल संवेग कितना होगा। ये कह रहा बेटा एक बम था, वो रेस्ट पे रखा हुआ था विराम अवस्था में, अब रखे रखे बम ये अचानक से बहुत सारे टुकड़ों में फट गया है। तो जो बहुत सारे टुकड़े जो है उनका जो मोमेंटम का सम होगा वो पूछ रहा है कि कितना होगा। आराम से पहले चार ऑप्शन पढ़ेंगे ध्यान से और फिल करने की कोशिश करेंगे। हम्म। रामपाल, जय प्रजापति, मणिभूषण, कुछ आंसर हमारे पास आ रहे हैं। बेटा देखो, ये बम जो बेटा आपका रेस्ट पे था, ये रेस्ट पे बम रखा हुआ है विराम अवस्था में। बेटा इसका इनिशियल मोमेंटम कितना है? जीरो। जब रेस्ट पे है वेलोसिटी जीरो है तो इसका इनिशियल मोमेंटम जीरो है। जब बहुत सारे टुकड़ों में फट जाएगा, मैंने मान लिया कि दो टुकड़ों में फट गया, दो में, तो कह रहा है कि जो दोनों टुकड़े होंगे उनका टोटल मोमेंटम कितना होगा? बेटा वो भी जीरो ही होगा। भाई देखो, अगर
किसी वस्तु पर कोई एक्सटर्नल फोर्स बाह्य बल कार्य ना कर रहा हो, एक्सटर्नल फोर्स कार्य ना कर रहा हो किसी वस्तु पर, तो बेटा जितना मोमेंटम होता है इनिशियली फाइनल भी उतना ही मोमेंटम रहता है। आपको सर चलो सर इनिशियल मोमेंटम तो जीरो समझ में आ रहा है क्योंकि बम रेस्ट पे है, तो मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। ये बम रेस्ट पे था, इसकी वेलोसिटी जीरो है, तो इसका इनिशियल मोमेंटम तो जीरो हो गया। लेकिन जब इस तरह ये बम फट जाएगा, मान लो कि बम दो टुकड़ों में ही फटा, तो इस टुकड़े का जब फटेगा तो इस टुकड़े का कुछ तो मास होगा और ये कुछ वेलोसिटी से भागेगा, इसके पास भी कुछ मास होगा कुछ वेलोसिटी से भागेगा, तो इनके मोमेंटम का सम जीरो कैसे हो जाएगा? पता क्यों हो जाएगा? अगर बेटा आपके पास एक बम है, अगर ये बम दो टुकड़े में फट गया ना, तो 100% अगर एक टुकड़ा इस तरफ जाएगा तो दूसरा टुकड़ा ठीक इसके अपोजिट जाएगा। तो अगर इसका मोमेंटम आप पॉजिटिव लेंगे तो इसका नेगेटिव लेंगे, तो जितना इसका पॉजिटिव मोमेंटम आएगा ना उतना इसका नेगेटिव आएगा, दोनों का सम जीरो ही होगा। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि एक बम रखे रखे दो टुकड़ों में फटे और दोनों के दोनों टुकड़े एक ही तरफ को भागे, नहीं। इसलिए आप कभी भी देखना, जब किसी क्षेत्र में कोई बम विस्फोट होता है ना, तो बम ब्लास्ट का जो प्रभाव होता है ना वो एक रेडियस में होता है, क्योंकि जब वो बम फटेगा तो कुछ टुकड़े जाएंगे इस तरफ तो कुछ इस तरफ जाएंगे, क्योंकि जितना मोमेंटम इधर वाले को पॉजिटिव उतना उधर का निगेटिव होना चाहिए। ऐसे कुछ जो जाएंगे इधर तो कुछ जाएंगे इधर, कुछ जाएंगे इधर, तो ठीक उसके अपोजिट डायरेक्शन में। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि मान लो यहाँ पे एक बम रखा है और आप इधर खड़े हो और आप बच जाओ, क्योंकि आपका ऐसा तुक्का लग गया कि जिस दिन बम फटा तो सारे के सारे टुकड़े इस तरफ ही भाग रहे हो, बम फटा सारे टुकड़े इस तरफ ही भाग रहे हो, नहीं। जब बम फटता है तो उसका इफेक्ट एक रेडियस में त्रिज्या में क्यों होता है? क्योंकि मोमेंटम कंजर्वेशन होना है। क्योंकि जब बम इनिशियली रेस्ट पर रखा हुआ था तो उसका टोटल मोमेंटम जीरो था, वो बम फटने के बाद अगर 1,00,000 टुकड़ों में फट रहा है तो उन 1,00,000 टुकड़े के मोमेंटम का सम करेंगे वो जीरो आएगा, क्योंकि जितना मोमेंटम पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा उतना नेगेटिव डायरेक्शन में भी होगा। तो जब भी कोई बम फटेगा तो इनिशियल मोमेंटम उसका जीरो है, तो फटने के बाद भी टोटल मोमेंटम जीरो रहेगा। यानी अगर वो दो टुकड़े में फट रहा है तो एक मोमेंटम एक टुकड़े का जितना पॉजिटिव होगा उतना दूसरे का नेगेटिव होगा। ये बिल्कुल बंदूक की गोली के जैसा क्वेश्चन है ये। जब तक आपने ट्रिगर नहीं दबाया तो गोली और गन दोनों रुके हुए हैं, दोनों का मोमेंटम जीरो है, तो गोली चलने से पहले मोमेंटम कितना? जीरो। लेकिन जब गोली चल गई तो गोली किसी वेलोसिटी से भाग रही है तो गोली के पास तो मोमेंटम है, और बंदूक भी पीछे भाग रही है उसके पास भी मोमेंटम है। तो इनिशियल मोमेंटम बंदूक वाले केस में जीरो है, तो फाइनल मोमेंटम जीरो क्यों हो पा रहा था? क्योंकि जितना मोमेंटम गोली का पॉजिटिव होता है उतना ही बंदूक पीछे भाग रही है, उसका मोमेंटम नेगेटिव होता है। तो जितना इनिशियल मोमेंटम जीरो, तो फाइनली भी दोनों का मोमेंटम का सम करेंगे वो जीरो आएगा, एक का उतना ही पॉजिटिव एक का दूसरे का नेगेटिव। तो बम वाले केस में ध्यान रखना, अगर एक कोई बम 1 करोड़ टुकड़ों में भी फट जाए, अगर वो शुरुआत में रेस्ट पे रखा था बम तो शुरुआत का उसका मोमेंटम जीरो था, तो जो 1 करोड़ टुकड़े होंगे उनका सबका मोमेंटम जोड़ना शुरू करेंगे तो फाइनली जीरो ही निकल के आएगा। क्योंकि टुकड़े हैं वेलोसिटी से भाग तो रहे हैं, पर कोई इधर को भागेंगे तो ठीक अपोजिट भी कुछ टुकड़े भागेंगे, तो जितना पॉजिटिव मोमेंटम आएगा उतना ही नेगेटिव भी आएगा। ठीक, अब जैसे इससे जुड़ा हुआ एक न्यूमेरिकल आप करेंगे क्लास में, ये कह रहा है 300 ग्राम द्रव्यमान का एक पिंड आंतरिक बलों के कारण ड्यू टू इंटरनल फोर्स, देखो एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा, आंतरिक बलों के कारण दो टुकड़ों में टूट जाता है। 200 ग्राम द्रव्यमान का एक भाग पूर्व की ओर 12 मीटर पर सेकंड की चाल से गति करता हुआ पाया जाता है, दूसरे भाग का वेग क्या होगा? ये बेटा लिखा है 24 मीटर पर सेकंड है, पी का पर सेकंड, प्रति सेकंड, ये आपको बताना है। तो पहले तो मुझे बताओ इसमें दो कौन से ऑप्शन हमारे आंसर नहीं हो सकते? कौन से दो ऑप्शन हमारे आंसर नहीं होंगे? ये लोगों के नीचे 200 लिखा हुआ है।
देखो बेटा, अगर ऐसे बड़े ध्यान से देखेंगे, आपने देखा कि 300 ग्राम का हमारे पास में एक टुकड़ा है, 300 ग्राम का ना, 300 ग्राम का टुकड़ा लिया मैंने, ये 300 ग्राम का है। तो ये रेस्ट पर था ये, और आंतरिक बलों के कारण दो हिस्सों में टूट गया। तो बेटा इसका इनिशियल मोमेंटम तो जीरो है, इनिशियल मोमेंटम क्या है, जीरो। पंप फटने से लेवल मोमेंटम जीरो। अभी बेटा दो टुकड़ों में टूट रहा है, तो हमें पता है कि अगर एक टुकड़ा इस तरफ जा रहा है तो 100% दूसरा टुकड़ा इसके अपोजिट डायरेक्शन में जाना चाहिए। तो 200 ग्राम का टुकड़ा अगर जा रहा है ईस्ट की तरफ, तो बेटा जो टोटल 300 है, तो 200 ग्राम वाला अगर ईस्ट की तरफ गया, तो जो बचेगा वो 100 ग्राम का वो किधर जाना चाहिए, वेस्ट की तरफ जाना चाहिए। यानी कम से कम हमारा आंसर बी और डी तो नहीं हो सकता, क्योंकि हमारा जो टुकड़ा है वो किधर की तरफ जाना चाहिए, वेस्ट। अच्छा, अब दूसरा अगर एक चीज देखो यहाँ बड़े ध्यान से, कि भाई जितना इसका मोमेंटम होगा पॉजिटिव, उतना इसका नेगेटिव होना चाहिए। तो बेटा ये 200 ग्राम का है और इसकी वेलोसिटी कितनी है, ये भाग रहा है 12 मीटर से, 12 मीटर पर सेकंड से। तो मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी। तो कितना है, 12 दूनी 2400 आया। तो अगर यहाँ पे 2400 बनाना है तो यानी इसकी वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, 24 होनी चाहिए। नहीं, हमारा आंसर क्या बन जाएगा, ए ऑप्शन, क्योंकि जितना मोमेंटम एक का पॉजिटिव होगा उतना ही दूसरे का नेगेटिव भी होना चाहिए। तो इसका देखो पॉजिटिव मोमेंटम कितना बनेगा, मास कितना है इसका 200 ग्राम, और वेलोसिटी कितनी है 12 मीटर पर सेकंड। तो इसका मास भी उसने ग्राम में ही दे रखा है। तो इसकी वेलोसिटी अगर मैं मीटर पर सेकंड में अगर मुझे बनाना है, तो यहाँ पे कितने बनी वैल्यू, 12 दूनी 2400। तो यहाँ पर भी 2400 बनाने के लिए इसका मास 100 ग्राम था, तो वेलोसिटी 2400 होनी चाहिए ना। तो आंसर क्या आएगा हमारा, इसका ए ऑप्शन आएगा। ये अगर आप ऐसे भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, कि भाई बिफोर ब्लास्ट से पहले जितना मोमेंटम होगा उतना मोमेंटम बाद में भी होना चाहिए, जितना इनिशियल मोमेंटम उतना ही फाइनल मोमेंटम, है ना। तो इनिशियल मोमेंटम तो जीरो है, क्योंकि ये बम जो है वो इनिशियली रेस्ट पर है, तो टोटल मोमेंटम जीरो। फाइनल मोमेंटम बेटा कैसे निकालेंगे, 200 ग्राम का जो है ऑब्जेक्ट, उसकी वेलोसिटी है 12 मीटर पर सेकंड। तो 100 ग्राम वाले की वेलोसिटी हमें निकालनी है, कितनी होगी, ठीक। तो इधर आके नेगेटिव हो जाएगा ये, तो हो जाएगा इधर ये -100 ग्राम इंटू वी, और इधर कितना है 2400 ग्राम मीटर पर सेकंड। तो ग्राम से ग्राम तो कट गया, 2 जीरो से 2 जीरो भी कट गई, तो कितना बना, वी की वैल्यू आ गई -24 मीटर पर सेकंड। तो बेटा इसकी वेलोसिटी 12 मीटर पर सेकंड आपने पॉजिटिव ली, इसकी नेगेटिव आई, यानी दोनों अपोजिट में जाएंगे। ये अगर ईस्ट में जा रहा है तो वेस्ट में जाएगा, तो इसका एक करेक्ट आंसर बन जाएगा, ठीक है। चलो मैं एक दो क्वेश्चन आपको और पूछ रहा हूं, इसमें और ज्यादा क्लियरिटी आएगी। देखो ये हमारे पास में बेटा एक बम है, ये बम रेस्ट पर रखा हुआ था। ये बम आप मान लो कि ये टोटल बम है 12 kg का, 12 किलोग्राम का बम है, और ये बम दो हिस्सों में टूट रहा है, दो हिस्सों में टूट गए। और ये कह रहा है कि अगर एक टुकड़ा इसमें 8 किलोग्राम का इस डायरेक्शन में भाग रहा है, कितनी वेलोसिटी से, 6 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से, तो जो दूसरा टुकड़ा बचेगा इसकी वेलोसिटी बताएंगे कितनी होगी और किस डायरेक्शन में होगी, ये बताओ। 12 किलोग्राम का एक बम दो हिस्सों में फट गया, अगर 8 किलोग्राम वाला टुकड़ा ईस्ट में जा रहा है 6 की वेलोसिटी से, तो दूसरा टुकड़ा कितनी वेलोसिटी से भागेगा और किस डायरेक्शन में भागेगा। मनोज, सचिन,
बेबी नायडू, रावत, मणिभूषण, विजय, कुछ आंसर हमारे पास में आ रहे हैं। यहाँ देखो बेटा, आप खुद समझना है यहाँ पे एक बात कि अगर ये बम पहले रेस्ट पर था 12 किलोग्राम का, तो उसका इनिशियली टोटल मोमेंटम है 0, तो फाइनल मोमेंटम भी जितने भी टुकड़े होंगे इन सबका भी 0 ही होना चाहिए। तो अगर ये 8 किलोग्राम का है तो ये दूसरा टुकड़ा बचेगा 4 किलोग्राम का। इसका टोटल मोमेंटम कितना रहा? 12, 8 × 45, 8×48, तो इधर भी 48 के लिए इधर कितनी आनी चाहिए? इसकी वेलोसिटी 12 आनी चाहिए। फिर 12×4 = 48, 12×4 = 48, तो जितना मोमेंटम इसका पॉजिटिव उतने 12×4 = 48 इसका नेगेटिव। तो इसकी वेलोसिटी होनी चाहिए 12 मीटर पर सेकंड वेस्ट की तरफ। तो इसकी जो वेलोसिटी आएगी, ठीक है, अरे कमेंट घूम नहीं रहे, कमेंट सबके आ रहे हैं, ठीक है, तो इसकी जो वेलोसिटी होगी वो आएगी -12 मीटर पर सेकंड, है ना। यानी कि अगर इसकी बेटा वेलोसिटी आपने ईस्ट माना है, तो यानी कि इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? वेस्ट। तो बम फटने वाला क्वेश्चन बड़ा आसान है। आपने बस पेपर में क्या करना कि बम फटेगा दो टुकड़ों में, एक टुकड़े का जितना मोमेंटम प्लस का होगा दूसरा का मोमेंटम उतना ही माइनस का होना चाहिए। तो इसका टोटल मोमेंटम प्लस का कितना बन रहा है? 8×48 बन रहा है, तो इसका भी 48 ही होना चाहिए नेगेटिव में। वो 48 नेगेटिव में कैसे बनेगा? इसका मास है 4, तो मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी, तो मास तो 4 किलोग्राम है, तो वेलोसिटी कितनी रखनी पड़ेगी हमें? 12, तब तो 48 आएगा, तो माइनस की 12 रखेंगे, तो इसके मोमेंटम -48 तभी तो बनेगा भाई। इसका +48, इसका -48 का बनेगा, यानी जब वेलोसिटी -12 रखेंगे और वेलोसिटी हमें निकालनी थी, तो आंसर है हमारा -12। आप चाहो कितने क्वेश्चन बना लो, अपने आप से बना लो अपने मन से। मान लो कि एक ये है 20 किलोग्राम का था, ये दो टुकड़ों में टूट गया। ये मान लो 12 किलोग्राम का जो टुकड़ा है इधर को भाग रहा है 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से, तो ये वाला कितनी वेलोसिटी से भागेगा? तो आपको पता है ये 12 किलोग्राम का है, टोटल 20 है, तो ये 8 किलोग्राम का आएगा, है ना। अब यहाँ देखो, यहाँ टोटल कितना बन रहा है? 12 दूनी 24, यानी कि 240, तो 240 प्लस का, तो 240 माइनस का बनाना है, तो 8 16 8 × 24, यानी कि इसकी वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए? -30 की होनी चाहिए, तो -240 बन गया नेगेटिव। तो ये जब भी बम दो हिस्सों में फटेगा, इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो हमारे पास में दो वैरायटी मैंने आपको बता दी। एक तो जब सबसे ज्यादा संभावना होती है इसमें कि बुलेट गई इतनी वेलोसिटी से आगे, तो बंदूक कितनी वेलोसिटी से पीछे की तरफ जाएगी। तो उसमें मैंने क्या बताया था कि फायरिंग से पहले गोली का मोमेंटम और बंदूक दोनों का मोमेंटम होगा 0 0, लेकिन जब गोली फायरिंग के बाद, तो अपने फिर क्या किया था बेटा? हमने गोली का मास रखा था, गोली की वेलोसिटी, फिर बंदूक का मास, बंदूक की वेलोसिटी। बस ध्यान रखना कि अगर बंदूक का मास केजी में दे रखा तो इसे भी केजी में ही बदल लेना। दोनों केजी में होने चाहिए, दोनों ग्राम में होने चाहिए, है ना, क्योंकि अगर मान लो दोनों आपने ग्राम में ले ली, जब इधर जाएगा तो ग्राम से ग्राम कट जाएगा, तो अगर आप उसे किलोग्राम में नहीं बदलोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर यह मत कर देना कि एक को ग्राम में रखा, एक को किलोग्राम में रख दिया, ठीक है। दूसरी चीज, एक आपने और क्या ध्यान रखना है कि जब बम फटेगा, तो बम फटने से पहले टोटल मोमेंटम 0 है, और फटने के बाद जितना मोमेंटम पहले हिस्से का प्लस में होगा उतना ही मोमेंटम दूसरे का माइनस में होगा। अब एक वैरायटी और देखेंगे इसमें हम। ये करना, ये बेटा जो लार्ज वुडन ब्लॉक है ना, ये रेस्ट पे है, रुका हुआ है, विराम अवस्था में है। तो द्रव्यमान 0.04 केजी और वेग 100 मीटर पर सेकंड की गोली 10 किलोग्राम के लकड़ी के बड़े ब्लॉक में दागी जाती है। इस प्रणाली का अंतिम वेग क्या होगा? कोई बच्चा अगर इसे ट्राई कर सके तो। करो ये।
देखो, अब बेटा इस क्वेश्चन को आप ये समझो। पहले मैं इसका एक आपको थोड़ा सा जर्नल केस बता रहा हूं, फिर इस पर आएंगे वापस। ये एक बार पेपर में आया था, जो जिस लैंग्वेज में, पहले मैं उसमें दिखा रहा हूं, फिर थोड़ा सा मैंने चेंज किया है। जो न्यूमेरिकल आपको दिखाया था, इवन ही बेटा एसएससी का क्वेश्चन है, सोच रहे हो तुम जब मैं पूछूंगा आपसे। उन्होंने कहा कि एक वुडन ब्लॉक है, इसका मास है कैपिटल एम, वुडन ब्लॉक का, और एक वुडन ब्लॉक रेस्ट पर रखा हुआ था। अब एक बुलेट थी, एक बुलेट जो है इसका मास स्मॉल एम है, और ये बुलेट जो है इसमें आकर टक्कर मारी इस बुलेट ने v वेलोसिटी से। तो कह रहा है कि भाई ये जो बुलेट थी चलती हुई आ रही है, चलती हुई आ रही है, और इस वुडन ब्लॉक में जाके धस गई, इसने इस पर टक्कर मारी, और टक्कर मारने के बाद इसी के अंदर धस गई। तो पूरा जो सिस्टम है, पूरी जो प्रणाली है, ये कितनी वेलोसिटी के साथ मूव करेगी बताओ। आप खुद सोचो, अगर एक बड़ा सा लकड़ी का कोई ब्लॉक रखा हो, आप उसमें जब गोली चलाएंगे तो गोली टक्कर मारेगी, तो वो वुडन ब्लॉक को धक्का लगेगा तो आगे की तरफ को गिरी पड़ेगा वो। तो इसलिए मैंने पहले से आगे की तरफ दिखा दिया। अब जब आपको पता है कि भाई ये वुडन ब्लॉक बेटा पहले रखा हुआ था चुपचाप, ये रेस्ट पे था, तो बिफोर हिटिंग, जब हिट करने से पहले, गोली के इसमें हिट करने से पहले अगर आप देखें, भाई आपको पता है कि जितना मोमेंटम होता है इनिशियली उतना मोमेंटम होता है फाइनली। तो बेटा जब तक इसमें हिट नहीं किया, वुडन ब्लॉक बड़े आराम से रखा हुआ है, तो वुडन ब्लॉक का मोमेंटम तो जीरो है, इसका मास है कैपिटल एम, इसकी वेलोसिटी है जीरो। लेकिन हिट करने से पहले बेटा गोली का मोमेंटम जीरो नहीं है, तो गोली तो जब तक नहीं चली वो तो वी वेलोसिटी से भागते आ रही है। तो हिट करने से पहले गोली का मास है स्मॉल एम और उसकी वेलोसिटी है स्मॉल वी। तो जरूरी नहीं कि हमेशा इनिशियल मोमेंटम जीरो ही दिखे। हाँ, बम जब नहीं फटा था तो इनिशियल मोमेंटम हाँ जीरो था, गोली आपने भी फायर नहीं की है तो गोली का मोमेंटम भी जीरो था, गन का भी जीरो था। लेकिन इस वाले केस में क्या है कि एक वुडन ब्लॉक रखा हुआ है, उसमें गोली भागते हुए आ रही है, तो गोली का मोमेंटम तो है मास इंटू वेलोसिटी, और जो वुडन ब्लॉक है उसका टोटल मोमेंटम जीरो है। अब गोली जैसे उसके अंदर आके धस गई तो बेटा टोटल मास कितना बन जाएगा, इस ब्लॉक का मास तो कैपिटल एम है और गोली का स्मॉल वी, तो टोटल मास तो बन गया ये। अभी पूरा सिस्टम कितनी वेलोसिटी से मूव करेगा ये हमें बताना था। तो यहाँ पे हमारे पास कैपिटल वी कितना आ जाएगा, एम वी अपॉन एम प्लस स्मॉल एम। अब यहाँ पे एक चीज देखा आपने, जो वेलोसिटी आई वो पॉजिटिव आई है, यानी कि अगर आपने इधर को जो आपने स्मॉल वी की वैल्यू पॉजिटिव ली और कैपिटल वी भी पॉजिटिव आया, यानी जिस डायरेक्शन में गोली चलते आ रही थी ये उसी दिशा में आगे की तरफ जाएगा वुडन ब्लॉक। तो यहाँ पे अपोजिट नहीं होगा कि गोली इधर को भागते आ रही, लगने के बाद ही इधर की तरफ गिरे। भाई कोई ऐसे रखा है कोई भी चीज जिसमें गोली लगेगी तो आगे की तरफ कोई तो गिरेंगे वो, तो यानी अगर ये अपने पॉजिटिव ली तो ये भी पॉजिटिव आया, इसलिए हमारे पास यहाँ पे। तो अब इसी क्वेश्चन को उसने ये तो पूछा था उसने एसएससी में कि एक गोली है, उसका मास स्मॉल एम है, उसकी वेलोसिटी स्मॉल वी है ना। तो उसने कहा हमारे से पेपर में, एक सेकंड को ना, अब यहाँ आ जाओ भाई। उसने कहा है ए बुलेट ऑफ मास 0.04 kg। और इस क्वेश्चन में और वो क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं है, बस यहाँ पे वैल्यू दे रखी है। अब हमारे पास में ये बेटा एक वुडन ब्लॉक है, ये कह रहा है कि एक बुलेट है जिसका मास दे रखा है, इस बार बुलेट का आपको, बुलेट का मास स्मॉल एम दे रखा है 0.04 kg का, इसकी वेलोसिटी दे रखी है 100 मीटर पर सेकंड की, और ये फायर की गई और ये आने के बाद में इस वुडन ब्लॉक के अंदर आके धस गई। तो उसने कहा कि एक लार्ज वुडन ब्लॉक है जिसका मास है कैपिटल एम हो गया 10 kg का। तो कह रहा है कि फायर इंटू द फाइनल वेलोसिटी ऑफ सिस्टम। तो सिस्टम यानी कि जब वुडन ब्लॉक में जो गोली धसी है, ये पूरा सिस्टम कितनी वेलोसिटी से आगे की तरफ को भागेगा। तो भाई आपको पता ही है जितना मोमेंटम होगा फायरिंग से पहले उतना ही बाद में भी होगा। तो इनिशियल मोमेंटम किस बुलेट का कितना है, बुलेट का मास है 0.04 kg, वेलोसिटी है 100। लेकिन जो वुडन ब्लॉक है 10 kg का, ये तो रुका हुआ है, इसकी वेलोसिटी है 0। जब गोली इसके अंदर धस जाएगी टोटल मास कितना हो जाएगा, 10 kg का ये था, 0.04 kg का बुलेट थी, टोटल वेलोसिटी कितने से मूव करेगा। तो यहाँ पे आगे 4 + 0 10.04 इंटू वी
तो v की वैल्यू हो जाएगी 4/10.04, पॉइंट हटा के 2 जीरो आ गई, सोल्व करेंगे तो 0.39 मीटर पर सेकंड आंसर आ जाएगा। तो 20 का करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो ये जरूरी नहीं कि हमेशा टोटल मोमेंटम जीरो, भाई यहाँ पे तो गोली पहले से भागते हुए आ रही है, तो इस गोली का कुछ मोमेंटम था, इस मोमेंटम की वजह से जब इसमें टक्कर लगेगी तभी तो आगे की तरफ जाएंगे। भाई वुडन ब्लॉक तो आराम से रेस्ट पर रखा हुआ है, जब कोई चीज भागती आएगी इसमें टक्कर मारेगी तभी तो आगे गिर पड़ेंगे ये। तो शुरुआत में हमारे पास बुलेट का मोमेंटम है, बुलेट का मोमेंटम ये रहा, लेकिन शुरुआत में जो ब्लॉक है ये तो रेस्ट पर रखा हुआ है, तो इसका टोटल मोमेंटम कितना है, जीरो। लेकिन जब गोली इसका अंदर आकर फंस जाएगी तो टोटल मास कितना हो गया, 10 केजी का ये है और 0.04 केजी की ये गोली थी, तो टोटल मास तो कितना हो गया ये, और ये पूरा सिस्टम कितनी वेलोसिटी से मूव करेगा ये हमारे से पूछ रहा है। वो मैंने कैपिटल V मान लिया, सोल्व कर लिया। तो यही चीज तो हमने यहाँ पे की थी अभी थोड़ी देर पहले, कि बस यहाँ पे क्या था कि गोली का मास स्मॉल m, वेलोसिटी स्मॉल v, तो टोटल मोमेंटम कितना गोली का ये, ब्लॉक रेस्ट पर रखा हुआ है, मास कैपिटल m है, वेलोसिटी है जीरो, और जब गोली अंदर धस गई तो टोटल मास कितना बन गया, कैपिटल M प्लस स्मॉल m, और पूरे सिस्टम की वेलोसिटी निकालनी थी। तो इसमें आपको ये तीनों वेराइटी आपको ध्यान रखनी है। इन तीन से बाहर जनरली आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा मोमेंटम कंजर्वेशन में। 80% मैं फिर से बता रहा हूं, संभावना केवल गोली और बंदूक वाली है कि गोली इतनी वेलोसिटी से आगे तो बंदूक कितनी वेलोसिटी से पीछे, उसके हमने कल 5-6 न्यूमेरिकल किए थे। दूसरा फिर 10-12% चांस होता है बम वाला, कि बम दो हिस्सों में फट गया, एक हिस्सा इतनी वेलोसिटी से ईस्ट में गया तो दूसरा कितनी वेलोसिटी से वेस्ट में जाएगा, और तीसरा कि जहां पर कोई चीज भागते हुए आएगी और रुकी चीज के अंदर आके टक्कर मारेगी, तो जो चीज रुकी हुई है उसका मोमेंटम जीरो है, जो भागती आ रही है उसका तो कुछ मोमेंटम है, और फाइनली टोटल मास हो जाएगा दोनों, जब उसके अंदर फंस जाएगी वो, तो टोटल मास इंटू टोटल वेलोसिटी सिस्टम की निकालनी है। तो 2-3 वैरायटी आपको ध्यान रखनी है। हाँ, अगर हम ये आईआईटी वाईआईटी की तैयारी कर रहे होते तो मोमेंटम कंजर्वेशन के बहुत खतरनाक खतरनाक केस भी बनते हैं, तो फिर उसके लिए हमें थोड़ा सा वेक्टर अलजेब्रा भी पढ़ना पड़ता है कि एक्स डायरेक्शन में मोमेंटम अलग कंजर हो रहा है, वाई डायरेक्शन में अलग हो रहा है, फिर वो बहुत अलग अलग वैरायटी बनती है। पर जिन पेपर में जर्नल साइंस आता है, अगर उसमें न्यूमेरिकल भी पूछता है, जैसे अपना सीडीएस का पेपर वगैरह हो गया, तो इनमें भी बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछता वो, कि नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज्यादा होते हैं और टाइम कम होता है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछेगा जो बहुत जल्दी 40-50 सेकंड के अंदर, 1 मिनट के अंदर हो जाए। रेलवे ग्रुप डी का आप देने जा रहे हो, है ना, या मान लो कि यूपी ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर का देने जा रहे हो, तो हम यही उम्मीद करके कि वो जर्नल जो फेमस केस हैं जो आज तक आते रहे वही पूछेगा, उस बात को ध्यान में रख के मैंने आपको बताया ये। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन आपको और करना है, जो न्यूटन के नियम हमारे चल ही रहे हैं, जाते जाते न्यूटन के नियमों में एक क्वेश्चन हमारा है ये आपको करना है, इसे करो। कोलिजन था, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम्म, प्रश्न में क्या लिखा है, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन
डू नॉट होल्ड गुड फॉर ऑब्जेक्ट, कह रहा है कि न्यूटन के गति के नियम कब कार्य नहीं करेंगे। बेटा देखो, न्यूटन के गति के नियम में आपको ध्यान रखना है, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन के नियम केवल और केवल तभी कार्य करते हैं अगर किसी वस्तु की जो वेलोसिटी है ना, वो लाइट की वेलोसिटी के कंपैरिजन में बहुत ही कम होनी चाहिए। अगर कोई वस्तु लाइट की वेलोसिटी, प्रकाश के वेग के आसपास भी भागने लगेगी तो फिर न्यूटन के नियम फेल हो जाते हैं। फिर आइंस्टीन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, आइंस्टीन का एक सापेक्षता का सिद्धांत है, वो काम करता है। तो जब हम 9-10 तक जब हम पढ़ते हैं, हमारे यहाँ क्लासिकल मैकेनिक्स पढ़ाई जाती है, जिसमें न्यूटन के नियम हम पढ़ते हैं। तो न्यूटन के नियम पढ़ते समय हमेशा आप देखना, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी ऐसी रहेगी, कुछ मीटर पर सेकंड, कुछ किलोमीटर पर घंटा ही रहेगी, लाइट की वेलोसिटी के आसपास भी नहीं होगी। लाइट की वेलोसिटी तो बहुत ज्यादा है, कितनी है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। तो लाइट एक सेकंड में भागती है 3 लाख किलोमीटर। और हम कैसे केस पढ़ रहे होते हैं जहां 1 घंटे के अंदर हम 100-200 किलोमीटर भाग रहे हैं। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट लाइट की वेलोसिटी के आसपास भी भागेगा तो फिर ये काम नहीं करेगी। तो हमारा इसका आंसर होगा डी ऑप्शन। अगर कोई ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी लाइट के कंपेरेबल हो तो फिर वहां पे न्यूटन के नियम काम नहीं करते। तब लिखेंगे हम न्यूटन्स लॉज इज वैलिड, न्यूटन्स लॉज इज वैलिड only when Newton's laws is valid only when velocity of object when velocity of object is very less than that of velocity of light। हिंदी में लिखेंगे न्यूटन के नियम केवल तभी कार्य करते हैं, न्यूटन के नियम केवल तभी कार्य करते हैं, न्यूटन के नियम केवल तभी कार्य करते हैं जब वस्तु का वेग प्रकाश के वेग के मुकाबले, जब वस्तु का वेग प्रकाश के वेग के मुकाबले अत्यंत कम हो। तो न्यूटन्स लॉज इज वैलिड ओनली व्हेन वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज वेरी लेस देन दैट ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट। ठीक है। अरे सबके कमेंट आ रहे हैं भाई, सबके सेंड हो रहे हैं, क्यों एक ही बात लिखे जा रहे हो बार बार। तो न्यूटन के नियम बेटा तभी काम करेंगे, है ना, इसे आपको ध्यान रखना है। अब इसमें एक आध एक क्वेश्चन और था, ये भी आपसे पूछना था मुझे। कहाँ गया, चलो ये क्वेश्चन ढूंढना पड़ेगा कौन से पीडीएफ में है, इसका पता नहीं चल रहा है।
चलो तो फिर मैं ऐसे ही क्वेश्चन को बोल देता हूँ, कोशिश करना आप करने की ना। एक क्वेश्चन है, ये आपको करना है। ये अब पीडीएफ ना इतनी सारी होगी यार, ना कई बार बड़ा गड़बड़ सा हो जाता है मिलना क्वेश्चन ना। शायद ये एक लास्ट ट्राई और कर लेता हूँ मैं, इससे मिल गया तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं बोल ही दूंगा। तो पीडीएफ से मिल जाता है ना, तो उसमें फायदा ही होता है कि सब बच्चे अपना हिंदी इंग्लिश में दोनों में देख लेते हैं। तो एक लास्ट अटेम्प्ट है ये, पीडीएफ में शायद है। हाँ, ये क्वेश्चन उठा, ये करो। इसने कहा है ए बॉल ऑफ मास 100 ग्राम and another ball of 120 gram moves towards each other with speed 6 meter per second and 5 meter per second respectively. If they stick to each other after colliding, what would be the velocity of the combined mass after the collision? तो कह रहा बेटा एक 100 ग्राम की वस्तु है, एक 120 ग्राम की है, दोनों की वेलोसिटी दे रखी है, एक दूसरे की तरफ को चल रही है। तो टकराने के बाद वे चिपक जाएंगी। तो टकराने के बाद संयुक्त जो द्रव्यमान बनेगा, यानी 100 ग्राम प्लस 120 ग्राम यानी कि 220 ग्राम का, तो उसका वेग क्या होगा ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 45 आपको करना है, ये करो। बेटा इसमें आपको प्रॉपर टाइम दिया गया है पूरा सोचने का, समझने का। उम्मीद कर रहा हूं कि आप सभी ने क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़ा होगा और करने की कोशिश की होगी। देखो बेटा यहाँ पे एक चीज क्या कही उसने हमारे से, उसने बोला है कि एक बॉल है 100 ग्राम की और दूसरी 120 ग्राम की, दोनों एक दूसरे की तरफ को मूव कर रही है। तो 100 ग्राम वाली मान लो कि ये है 100 ग्राम की, और ये जो दूसरी है ये 120 ग्राम की है। और ये कह रहे एक दूसरी तरफ को अप्रोच कर रही है। ये 100 ग्राम वाली जा रही है 6 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से, और ये जा रही है 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से। कह रहा है कि जब दोनों चिपक जाएंगी
तो ये कह रहा है कि आपसे इस कंबाइंड मास की क्या होगा वेलोसिटी। तो बेटा आप एक काम करो, जितना मोमेंटम होगा बिफोर कोलिजन उतना ही होगा आफ्टर कोलिजन, है ना। अब देखो जब ये टक्कर नहीं लगी, तो जब तक टक्कर नहीं लगी है तो मोमेंटम कितना है भाई, इसके पास ही मास है, इसके पास वेलोसिटी है। तो इसका मास कितना है 100 ग्राम, वेलोसिटी है 6 मीटर पर सेकंड की। अब देखो इसका मास कितना है, इसका मोमेंटम निकालेंगे 120 ग्राम और वेलोसिटी। यहां बच्चे गलती क्या करते हैं, तो एक चीज बताओ, ये बेटा जो ऑब्जेक्ट है जब ये इधर को भाग रहा है, अगर आपने इसकी वेलोसिटी ली है पॉजिटिव, तो जो अपोजिट डायरेक्शन में भागेगा तो इसकी वेलोसिटी तो नेगेटिव लेनी पड़ेगी आपको। वेलोसिटी तो एक वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन पलटते ही मैंने कहा था कि साइन बदल जाएगा। तो अगर ये 6 मीटर पर सेकंड आपने पॉजिटिव लिया है तो बेटा आपको माइनस लेना पड़ेगा, तो हो गया -5 मीटर पर सेकंड। अब कंबाइंड मास कितना हो जाएगा 100 ग्राम और 120 यानी कि 220 ग्राम, और इस कंबाइंड के आपको टोटल वेलोसिटी बतानी है। पर अब यहाँ पे एक चीज देखो, ये बेटा हमारे पास 100 के 6 मल्टीप्लाई करेंगे तो 600 बनेगा पॉजिटिव, और 120 की 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो 600 बनेगा माइनस का, यानी कि इधर टोटल जीरो हो गया। तो अगर इधर जीरो बन गया तो वी की वैल्यू जीरो आ जाएगी, यानी कंबाइंड जो मास होगा उसकी वेलोसिटी होगी जीरो, यानी टक्कर लगते ही ये रुक जाएंगे आपस में। और इसी चीज को आप चाहते तो एक नजर में भी देख सकते थे, भाई ये 100 ग्राम वाला भाग रहा है 6 से, 120 वाला 5 से, अगर ये अपोजिट भाग रहे हैं तो यानी कि अगर इसका मोमेंटम पॉजिटिव होगा तो उसका नेगेटिव होगा। तो इसका पॉजिटिव 600 है, इसका नेगेटिव है 600, तो इनिशियल मोमेंटम जीरो, तो फाइनल मोमेंटम भी जीरो होगा। तो फाइनल मोमेंटम बेटा जीरो कैसे हो सकता है, भाई मास तो जीरो हो नहीं सकता, वो 100 ग्राम और 120 ग्राम है, तो यानी कि फाइनल वेलोसिटी जीरो ही रही होगी सिस्टम की, तभी तो फाइनल मोमेंटम भी जीरो बनेगा। तो इसका आंसर आएगा हमारा ए ऑप्शन, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। वहां पर क्या था कि लकड़ी का ब्लॉक रखा हुआ था, गोली भागते हुआ रही थी, तो गोली का मोमेंटम तो था, लेकिन जिसमें टक्कर लगी थी उसका तो मोमेंटम था ही नहीं, वो तो रुका हुआ था। और फिर कंबाइंड मास का हमने टोटल वेलोसिटी निकाल ली थी। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो दो चीजें आपस में टक्कर मार रही हैं वो दोनों की दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं। तो अगर आपने एक की जो वेलोसिटी पॉजिटिव ली है तो दूसरे की वेलोसिटी आपको निगेटिव लेनी पड़ेगी। तो हाँ यहाँ पे हो क्या रहा है कि जितना इसका मोमेंटम प्लस का उतना उसका माइनस का है। तो इनिशियली मोमेंटम है जीरो, तो फाइनल मोमेंटम भी जीरो होना चाहिए, और मोमेंटम जीरो तभी हो सकता है उसकी वेलोसिटी जीरो हो। या आप वैसे भी चेक कर लो, जितना इनिशियल मोमेंटम उतना ही फाइनल। तो इनिशियल इसका मोमेंटम कितना प्लस 600, इसका इनिशियल कितना माइनस 600, कंबाइंड मास टोटल कितना 220 ग्राम, और कंबाइंड मास की वेलोसिटी निकालनी है। तो ये प्लस और ये माइनस बराबर बराबर जीरो, तो जीरो किसके बराबर आ गया 220 इंटू वी के, तो यानी कि वी की वैल्यू जीरो हो गई, तो यहाँ पे जीरो बन गए। एक क्वेश्चन जो है, एक मैं चाहूंगा कि आप ये वाला क्वेश्चन भी करें, ये करो। क्वेश्चन नंबर 46 40। ये करेंगे सभी। देखो इसने कहा हमारे से
कि ए मैन इज मूविंग विथ 36 किलोमीटर पर आवर, 36 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से एक आदमी भाग रहा है। द टाइम ऑफ रिएक्शन इज 0.9 सेकंड। ऑन सीइंग एन ऑब्स्टेकल इन द पाथ ही अप्लाइज ब्रेक एंड डिक्सेलरेट एट 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बिफोर ही स्टॉप। देखो क्वेश्चन पता क्या कहना चाह रहा है कि भाई एक आदमी जो है वो अपना मान लो कि कार में बैठकर बड़े मजे के साथ जा रहा था 36 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से। अब कार तो क्या समझो ट्रक ही चला रहा है, ये कार तो नॉर्मल भी चलाओगे हल्की सी भी तो 50 पे ऐसी पहुंच जाती है। अब ये जो व्यक्ति है ये अपना किसी गाड़ी पे बैठा हुआ है, बड़े मजे के साथ जा रहा था आराम से बिल्कुल सभ्य तरीके से 36 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से। अब कह रहा है कि इसका जो रिएक्शन टाइम है 0.9 सेकंड है। रिएक्शन टाइम का मतलब पता क्या होता है? आप जैसे मान लो कि गाड़ी चला रहे हो, आप खुद आपने देखा होगा, मान लो कि साइकिल चला रहे हैं आप, मोटरसाइकिल या कार जो भी चलाते हैं, आप मान लो कई बार जा रहे हैं बढ़िया स्पीड से और सामने अचानक से कोई आ जाए, तो जब हम किसी चीज को देखते हैं ना तो कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के बाद हमारे ब्रेक लगते हैं। हमारा एक रिएक्शन टाइम होता है ना, हमने मान लो कोई चीज देखी एकदम से तो पहले हम उस चीज को देख रहे हैं, फिर घबराहट में फिर हम ब्रेक लगाएंगे। तो कह रहा है कि इसका जो रिएक्शन टाइम है वो 0.9 सेकंड है। यानी जब ये किसी बाधा को देखता है, कोई चीज इसके अचानक सामने आ जाए, तो ब्रेक जो इसके ना वो एकदम नहीं लग रहा है कि देखते ब्रेक लग गए, वो 0.9 सेकंड के बाद लगते हैं। तो नॉर्मली रिएक्शन टाइम हमारा इतना ही होता है कि हम आधे सेकंड, 1 सेकंड, सवा सेकंड के अंदर ही काम कर देते हैं। अगर हम इससे ज्यादा रिएक्शन टाइम लगेगा ना तो बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है। किसी चीज को देखते ही जितना कम आपका रिएक्शन टाइम होगा, एक्सीडेंट से बचने की संभावना उतनी ज्यादा होंगी। तो कह रहा है कि 0.9 सेकंड है इसका रिएक्शन टाइम है। इसका मतलब पता क्या है कि 0.9 सेकंड तक तो ये 36 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से ही इसकी गाड़ी चलती रहेगी, इस कांस्टेंट वेलोसिटी से ही। अब 0.9 सेकंड के बाद इसने ब्रेक लगाने शुरू किए तो इसका जो डिसलरेट है, यानी कि इसका जो मंदन है वो है -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। भाई एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा ना, क्योंकि ब्रेक लगा रहा है तो वेलोसिटी घटेगी। तो कह रहा है कि कितनी डिस्टेंस इसने कवर की रुकने से पहले। तो अगर आप यहां पे एक चीज देखेंगे तो स्टार्टिंग बेटा फर्स्ट 0.9 सेकंड में कितना चलेगा ये, फर्स्ट 0.9 सेकंड में अगर आप देखें तो इसकी वेलोसिटी कितनी है 36 किलोमीटर पर आवर। इसे आप मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 18 दूनी 36 यानी कि आ गया 10, तो यानी कुल मिला के आ गया 10 ना 10। और टाइम कितना है बेटा 0.9 सेकंड। तो शुरू के 0.9 सेकंड तक तो ये 36 किलोमीटर पर घंटे से चलता रहेगा। और मैंने कहा था अगर आप एक कांस्टेंट वेलोसिटी से चलते हैं, एक नियत वेग से चलते हैं, तो चली गई दूरी किसके बराबर आती है? चली गई दूरी होती है चाल गुणा समय के। तो चाल कितनी है 10, समय 0.9, यानी कि कितनी डिस्टेंस चलेगा 9 मीटर की। तो शुरू के 0.9 सेकंड तो 9 मीटर चलेगा, यानी कि ये अपनी गाड़ी चला के जा रहा था तो 9 मतलब बाधा देखने के बाद भी, ऑब्स्टेकल देखने के बाद भी गाड़ी तो उसकी 9 मीटर तक चलती ही रही। अब इसने ब्रेक लगाए, तो बेटा ब्रेक लगाएगा तो आफ्टर 0.9 सेकंड के बाद क्या होगा? अब देखो, अब बेटा इसने ब्रेक लगाने शुरू किया। जब ये ब्रेक लगाएगा तो शुरुआत की वेलोसिटी कितनी थी इसकी 36 किलोमीटर पर घंटा। जब ब्रेक लगाएगा तो 36 किलोमीटर पर घंटा को तो कम करना है इसे, तो शुरुआत की वेलोसिटी है इसकी 36 किलोमीटर पर घंटा यानी कि 10 मीटर पर सेकंड। अब इसने लगाया ब्रेक तो इसका एक्सेलरेशन कितना है -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। और कह रहा है कि रुकने से पहले, यानी कि फाइनल वेलोसिटी है 0, तो रुकने से पहले कितना चलेगा ये, तो टाइम नहीं दे रखा है यहाँ पे। अब v² = u² + 2s तीसरी इक्वेशन लगाओ तो v की वैल्यू है 0, u है 10 का स्क्वायर 100 हो गया, एक्सेलरेशन -5, s निकालना है तो s की वैल्यू यहाँ पे सोल्व करेंगे तो 10 मीटर आ जाएगी। यानी कि इसने क्या किया कि रिएक्शन टाइम 0.9 सेकंड है, तो 0.9 सेकंड तक तो एक ही वेलोसिटी से भागता रहा। ऐसा समझ में नहीं आया, देखते ही बाधा क्या करूं, तो 0.9 सेकंड के बाद इसने ब्रेक लगाने शुरू किए। जब ब्रेक लगाए तो अब उसकी गाड़ी की वेलोसिटी घट रही है, अब वो उसकी गाड़ी एक्सेलरेट कर रही है नेगेटिवली, क्योंकि वेलोसिटी घट रही है ना। तो 0.9 सेकंड के बाद इसने 10 मीटर चला और ब्रेक लगने से पहले ये 0.9 सेकंड में 9 मीटर चला था, तो टोटल कितना चला ये 19 मीटर। तो जब भी आपके पेपर में ऐसा क्वेश्चन आए कि रिएक्शन टाइम इतने सेकंड का है, तो यानी समझना कि उतने सेकंड तक तो एक ही वेग से भागता रहा, एक ही वेलोसिटी से। जब एक ही वेलोसिटी से भागते हैं, आपकी गाड़ी एक्सेलरेट नहीं करती है, तो चली गई दूरी सिंपली आती है, दूरी आती है चाल गुणा समय से। तो चाल कितनी थी 10, टाइम है 0.9, तो 9 मीटर चल गया। लेकिन अब उसने ब्रेक लगाने शुरू कर दिए, तो जब ब्रेक लगाने शुरू करेगा तो किस वेलोसिटी को खत्म करना है उसे, 10 मीटर पर सेकंड की उसकी शुरुआत की वेलोसिटी है। एक्सेलरेशन माइनस में क्यों लिया, क्योंकि गाड़ी उसकी डिसएलरेट हो रही है, वेलोसिटी घट रही है, और फाइनली गाड़ी उसकी रुक गई है, स्टॉप, तो फाइनल वेलोसिटी उसकी 0 है। तो कितनी डिस्टेंस चली इसने 10 मीटर। तो 0.9 सेकंड तक वो 9 मीटर चला है,
और 0.9 सेकंड के बाद जब ब्रेक लगाने शुरू कर दिए तो 10 मीटर चला है। तो टोटल डिस्टेंस उसकी कितनी हो गई, 9 मीटर प्लस 10 मीटर यानी कि 19 मीटर की। आई बात समझ में? बहुत कम बच्चों ने इसका गिना चुना आंसर दिया मेरे बताने से पहले। तो जितने बच्चों ने भी इसका आंसर नहीं दिया यानी कि वो क्वेश्चन समझ ही नहीं पाए हैं। एक आध ने जैसे दिया है अंकिता वगैरह ने, तो उनका फिर डी दिया है उन्होंने, तो डी तो नहीं आना चाहिए। और वैसे भी जब हमारा 9 मीटर आ गया था तो फिर भी एक हल्का सा भी आइडिया हो जाना चाहिए कि भाई चलो कुछ 9 10 कुछ 19 19 बन सकता है, तुक्केबाजी अगर आप करना ही चाहो। हालांकि आप पूरा निकाल ही सकते थे। कितने बच्चों को क्वेश्चन समझ में आया बताओ मुझे एक बार। फिर मैं इसका एक क्वेश्चन अपने आप से बना के पूछूंगा। पहले यहां तक बताओ मुझे कि क्या इस क्वेश्चन को समझ पाए कि रिएक्शन टाइम का मतलब क्या है, और फिर जो आपने पूरा निकाला ये। और आज रात को 9 बजे का टाइम रखा मैंने, 8 की जगह रात को 9 बजे से हमारी क्लास आज स्टार्ट होंगी। तो उसमें करेंगे हम बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन क्लास में। हम्म। चलो एक मैं क्वेश्चन और आपसे पूछ रहा हूं इसमें। एक तो ना यार हल्का सा एक आध शब्द एक्स्ट्रा आते ही कुछ बच्चों के हाथ पैर फूल जाते हैं, एक आध चीज ऐड करने से ही। देखो ये क्वेश्चन है हमारे पास, बेटा एक कार है, ठीक। अब ये कार जो है, ये मान लो कि ये कार जा रही है 54 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से, ठीक। अब सामने एक गाड़ी जा रही थी, अचानक से कोई एक अवरोध आया, कोई पत्थर दिख गया इस बंदे को, कोई गड्ढा दिख गया, या कोई एकदम से जानवर दिखाई दिया। तो इसका जो रिएक्शन टाइम है, जो ड्राइवर है अंदर, इसका जो रिएक्शन टाइम है वह 0.3 सेकंड का, ठीक। अब 0.3 सेकंड के बाद इसने ब्रेक लगाने शुरू किए। तो जब ये ब्रेक लगाने शुरू कर रहा है तो इसने गाड़ी के अंदर जो मंदन पैदा होगा, जो डिसलरेशन, जो रिटार्डेशन पैदा होगा, वो हुआ बेटा -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। तो बताओ कि रुकने से पहले गाड़ी टोटल कितने डिस्टेंस चलेगी, बिफोर स्टॉप गाड़ी टोटल कितनी दूरी चलेगी। 54 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से एक ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, रिएक्शन टाइम उसका 0.3 सेकंड है। तो अब वो ब्रेक लगाने शुरू करता है तो गाड़ी के अंदर मंदन पैदा होता है -10 का। तो रुकने से पहले वो कितने मीटर टोटल चल लेगा।
कुछ आंसर हमारे पास में आने लगे हैं। मनोज प्रजापति, दो आंसर मेरे पास सबसे पहले आए। देखो यहाँ पे एक चीज देखना बेटा, इसका रिएक्शन टाइम 0.3 सेकंड का मतलब ये है कि शुरू के 0.3 सेकंड तक तो ये इसे कुछ समझ में आया ही नहीं। ये 0.3 सेकंड तक तो इसी वेलोसिटी से चलता रहा। तो इसकी वेलोसिटी कितनी थी? 54 किलोमीटर पर आवर। तो मीटर पर सेकंड बदलने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। 18 यानी कि वेलोसिटी कितनी है इसकी? 15। रिएक्शन टाइम कितना है? 0.3 सेकंड। और ये एक ही वेलोसिटी से चलेगा तो चली गई दूरी होगी 4 गुना समय, 15 इंटू 0.3। तो कितना हो जाएगा ये? 15×3 = 45, यानी कि 4.5 है ना, 4.5 मीटर। तो 4.5 मीटर तो बेटा ये क्या कर लेगा? पहले ही चल लेगा, ब्रेक लगाने से पहले ही 4.5 मीटर। अब ये इसने क्या किया? ब्रेक लगाने शुरू कर दिए। तो जब ब्रेक लगाना शुरू करेगा तो कितनी वेलोसिटी है उस समय इसकी? जब ब्रेक लगाने शुरू करेगा 15 की। फाइनली इसकी गाड़ी रुक गई है 0, और एक्सेलरेशन है -10 का। तो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा ये? v² = u² + 2s से करेंगे। v की वैल्यू 0, 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225, a की वैल्यू है -10, s निकालना है। तो 20s बराबर हो जाएगा 225 के। तो s की वैल्यू हो जाएगी 225/20। तो सोल्व करेंगे, 2 एकम 2, 0, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 112.5। तो एक 10 और भाग करेंगे तो 11.25 आ जाएगा, 11.25 मीटर। टोटल दूरी कितनी आएगी? 11.25 और 4.5, 15.75। तो टोटल डिस्टेंस आ जाएगी 4.5 मीटर की प्लस 11.25 मीटर की, यानी कि 15.75 मीटर। बहुत सारे बच्चों का आंसर आया था, ये बिल्कुल ठीक है। जैसे विजय का मुझे दिख रहा है, मणिभूषण का 9 मीटर गलत है, मनोज का 22.5 गलत है, अंकिता का 4.5 गलत है, 40.75 वाले का भी गलत है। भाई सेम ही तो क्वेश्चन किया हमने। भाई रिएक्शन टाइम का मतलब ये है, जैसे इस वाले क्वेश्चन में था कि ये व्यक्ति जो है इसका रिएक्शन टाइम 0.9 सेकंड है, यानी 0.9 सेकंड के बाद ब्रेक लगाएगा ये। तो 0.9 सेकंड तक तो उसी वेलोसिटी से मूव करता रहेगा। तो शुरू के 0.9 सेकंड में इसने 9 मीटर चला, अब बाद में लगा रहा है ब्रेक। तो कब तक लगानी है? तो इसकी गाड़ी ना रुक जाए। फाइनल वेलोसिटी 0 है। इनिशियल कितनी है इसकी? 36 किलोमीटर पर घंटे, मतलब है कि 10 मीटर पर सेकंड की। और एक्सेलरेशन था -5 का, तो 10 आया था, 10 और 9 19 आया, वही यहाँ पे किया हमने। रिएक्शन टाइम 0.3 सेकंड का है और 54 का हो गया 15, तो यानी कि 4.5 मीटर तो ये पहले ही चल चुका है। अब इसने रिएक्शन 0.3 था, अब इसने ब्रेक लगाने शुरू किए। तो कब तक? जब तक इसकी गाड़ी ना रुक जाए। फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल कितनी? 15, एक्सेलरेशन -10 का दे रखा है, तो 11.25 चलाए यहाँ पे। तो 11.25 और 4.5, तो 15.75 मीटर। चलिए, रावत कह रहे मेरा इतना ही आया था, बढ़िया है। इसके अलावा देखो बहुत उल्टे उल्टे आंसर भी आए। गौतम का 6 आया था, वेक्टर का, बीबी नायडू का सही था, टिंकू का 8.75 आया था, मनोज ने तो 10 आंसर दिए, इसका एक भी ठीक नहीं है। हुँ? इतने सारे आंसर देने के बाद भी गलत? अरे इतना गलत कोई कैसे हो सकता है? ये करना, एक क्वेश्चन करो, क्वेश्चन नंबर 44।
अब देखो उसने कहा टू बॉडी ए एंड बी ऑफ मास 150 ग्राम एंड 250 ग्राम रेस्पेक्टिवली आर अप्रोचिंग ईच अदर, बोथ पार्टिकल्स हैव ए स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकंड, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल। बेटा जो टोटल मोमेंटम दे रखा है ना उसने किलोग्राम मीटर पर सेकंड में दे रखा है, फिर इनके मास को आपको किलोग्राम में बदलना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो ये दो पार्टिकल है ए और बी, एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं ए और बी। जो ए है इसका मास है 150 ग्राम और वेलोसिटी कितनी है इसकी, दोनों की वेलोसिटी कह रहा है 3 मीटर पर सेकंड की है। ये दूसरे वाला कितना है 250 ग्राम का और इसकी वेलोसिटी भी कितनी है 3 मीटर पर सेकंड। अगर बेटा दोनों अपोजिट अप्रोच कर रहे हैं और इसकी वेलोसिटी आपने पॉजिटिव ली तो इसकी नेगेटिव लेनी पड़ेगी। तो अब देखो पहले आप क्या करो, ए का मोमेंटम निकाल लो। तो ए का मोमेंटम कितना आएगा, मास इंटू वेलोसिटी, मास है 150 ग्राम, किलोग्राम में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड कर दो, वेलोसिटी है 3, तो 0 से 0 15 3 45, तो 45 और 2 0 यानी कि 0.45 किलोग्राम मीटर पर सेकंड आ जाएगा इसका। अब यहां पे आ जाओ, इसका मोमेंटम निकाल लो, मास इंटू वेलोसिटी, मास है 250 ग्राम, किलोग्राम में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड, वेलोसिटी है 3, 1 0 से 1 0 25 से 75, तो 0.75 किलोग्राम मीटर पर सेकंड आ गया। तो इसका सॉरी इसकी वेलोसिटी माइनस में थी ना, -3, तो इसका मोमेंटम आया नेगेटिव इतना, उसका आया पॉजिटिव इतना, तो टोटल मोमेंटम सिस्टम का कितना हो जाएगा, पहले का मोमेंटम प्लस दूसरे का, तो इसका है -0.45, उसका है प्लस 0.75, तो सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.3 किलोग्राम मीटर पर सेकंड, यानी कि ए करेक्ट आंसर है इसका। फैक्टर रावत बीबी नायडू का एकदम सही है, सूरज का गलत है। तो आपको इतना तो दिख रहा है, जब मोमेंटम आप निकालते हो, मोमेंटम भाई एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर आपने इस दर को चल रहे ऑब्जेक्ट का मोमेंटम पॉजिटिव लिया तो उसके अपोजिट वाले का नेगेटिव लोगे, क्योंकि वेलोसिटी अगर ये वाली पॉजिटिव है तो ये वाली नेगेटिव होती है। तो दोनों एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं, तो जितना भाई इसका मोमेंटम अगर आप इसकी वेलोसिटी अगर आप नेगेटिव ले रहे हो, इसकी पॉजिटिव लेनी पड़ेगी, दोनों अपोजिट है। तो मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। तो 250 में 3 की मल्टीप्लाई कर दो। अब ये मत कर देना कि 250 में 3 की मल्टीप्लाई करी 750 आया और यहाँ पे कितने की 3 की तो 450 आया, तो डिफरेंस आया 300 का। भाई उसने ऑप्शन में है ना किलोग्राम का यूज कर रखा है, तो आप ग्राम को किलोग्राम में बदल लेंगे। जब इसका मोमेंटम निकालोगे तो 150 ग्राम को 1000 से डिवाइड करके किलोग्राम में बदल लो। वेलोसिटी इसकी -3, तो मोमेंटम आया पहले का इतना माइनस में, दूसरे का मास जो है उसे भी किलोग्राम में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड कर दिया, 3 इसकी वेलोसिटी थी, इसका मोमेंटम प्लस में इतना आया। तो एक का प्लस का मोमेंटम है, एक का माइनस का है, तो जब सोल्व करेंगे 0.3 आ जाएगा। हाँ सीधे सीधे करके भी लास्ट में 100 से भाग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, एक समान वृत्तीय गति। ठीक है, बाकी हम रात को मिलेंगे ही 9 बजे। जो बच्चे आना चाहेंगे प्रैक्टिस करने आ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय, टेक केयर एवरीबॉडी, बाय एवरीवन।